नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो प्राचीन काल की कुछ शूद्र जातियां, अंत्यज जातियां, छूत जातियां जो कि वर्तमान में भी मिलती हैं, तो देखिए उनकी जो है किस तरह से सृजन किया गया, उनको किस तरह से बनाया गया और उनके लिए क्या क्या विधि विधान जो है धर्म ग्रंथों में किए गए, ये सारी जानकारियाँ आज हम देखते हैं। जैसे चांडाल है, डोम है, जैसे डोमरा भी कहते हैं, और जैसे एक चनाल जाति है पंजाब में, नाम शूद्र है, ऐसी कई जातियां हैं दोस्तों जो आज भी हैं। और आज उनकी क्या स्थिति है और पहले कैसी, प्राचीन काल में जब धर्मशास्त्रों का विधान चलता था, मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों का, उस समय क्या स्थिति थी दोस्तों। ये जानकारी जो है बड़ी ऐतिहासिक जानकारी है दोस्तों, बड़ी प्रामाणिक जानकारी है। आपको मैं आज जो है बताता हूँ इसके बारे में। तो आइए इस प्रारंभ करते हैं कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अंतर्गत शामिल न किए गए सभी वर्गों जो सृजनकर्ता के शरीर से संबंधित होने से वंचित रहने के कारण अपवित्र रहे थे। 4 वर्णों क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंतर्गत शामिल न किए गए एक ऐसा वर्ग भी था जिसको के शूद्रों तक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंतर्गत, यानी उसे पंचम वर्ण भी माना जाता था, ऐसा कहीं कहीं आया है। वैसे ज़्यादातर जो है सभी अछूत जो थे वो सभी शूद्र थे, लेकिन उस समय एक वर्ण ऐसा भी था जिसे वायु वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, वायु वर्ण भी कहलाते थे। अब उन्हीं के बारे में देखते हैं कि कैसे जो उनको रखा गया था, जो सृजनकर्ता के शरीर के साथ संबंधित होने से वंचित रहने के कारण अपवित्र रहे थे, यानी वो ब्रह्मा के किसी शरीर से नहीं निकले थे, हैं पता नहीं कैसे पैदा हुए थे, तो वो अपवित्र रह गए थे। इसलिए जो है अप्रत्यक्ष समर्थन सुझाव से परे अनुष्ठानिक शुद्धता के विचार ब्राह्मणों के समय अर्थात बाद के वैदिक कालीन कार्यों में भी इतने प्रचंड थे कि बलियों को संपन्न करने में शूद्रों के उपयोग तथा उनसे सहक्रियाओं पर भी कुछ प्रतिबंधों को लागू करना पड़ा था। यानी जो यज्ञ थे, यज्ञ आदि कर्म होते थे, उनमें से कुछ जातियां ऐसी थी जिनको दूर रखा जाता था। तो पंचविशा ब्राह्मण में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि बलि संपन्न करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी शूद्र को संबोधित नहीं करना चाहिए। यानी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी शूद्र को संबोधित नहीं करना चाहिए, यानी यज्ञ में बुलाना नहीं चाहिए। जो पशु बलि यज्ञ आदि हुआ करती थी, बलि के समय, बलि संपन्न करने के समय जो है किसी शूद्र को संबोधित बुलाना नहीं चाहिए है, और किसी शूद्र को उस कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जहां बलि चढ़ाई जा रही हो। देखिए, बलि जहां चढ़ाई जाती थी पशुओं की यज्ञों में, वहां जो है शूद्र को न बुलाना था, न आने देना था, और उस कक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं आने देना था, प्रवेश वर्जित था जहां के बलि दी जा रही होती थी, जहां बलि चढ़ाई जा रही हो। और अग्नि के लिए प्रयुक्त करने वाले दूध को किसी शूद्र द्वारा दुहाई किया गया नहीं होना चाहिए। यानी शूद्र द्वारा दुहा हुआ दूध भी उस पशुबलि कर्म में बिल्कुल निषेध था, वर्जित था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसको किसी शूद्र ने दुहाओ। और अग्नि के लिए प्रयुक्त करने वाले दूध को किसी शूद्र द्वारा दुहाई किया गया नहीं होना चाहिए। किसी बलि संबंधी अनुष्ठान में कुछ गलतियों जो यदि की जाती हैं तो भयानक, और ऐसी गलती अगर कोई करता है तो प्रणाम दे सकती हैं ये गलतियां। शूद्र के हाथ का दूध नहीं, शूद्र को अंदर आने देना नहीं, शूद्र को बुलाना नहीं, से बचने के लिए क्षत्रियों को दी गई चेतावनी में ऐत्रेय ब्राह्मण सूचित करता है कि अनुष्ठान के विवरणों का सूक्ष्म पालन पहले ही एक स्वीकृत धर्म सिद्धांत बन चुका है, और उसको जो है किसी को उसकी अवहेलना नहीं करनी है। ये जो बता दिए गए हैं सारे नियम, ये पालन करने गए हैं, ये क्षत्रियों को जो है बता दिया जाता था। धर्म सूत्र के रचनाकार घोषित करते हैं कि चांडाल मिश्रित विवाहों के सर्वाधिक घृणित विपरीत क्रम अर्थात ब्राह्मण महिला एवं शूद्र पुरुष की संतान है। ये चांडाल कौन थे? जिनको कि आज मेहतर कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है, भंगी कहा जाता है, ये उस समय की चांडाल जाति थी। और ये कैसे पैदा होते थे चांडाल? देखिए, व्यभिचार करता था कोई शूद्र जाति का कोई व्यक्ति ब्राह्मण महिला से व्यभिचार करता था, तो उससे पैदा जो संतान होती थी उसको क्या
चंडाल, उसको चंडाल घोषित किया जाता था। और देखिए सारे जो आएंगे उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध लगा दिए जाते थे चंडाल बना करके। तो देखिए हमारे पास यह मूल्यवान जानकारी है कि पतंजलि ने कतिपय सामाजिक अयोग्यताओं पर आधारित कुछ व्याकरणीय उत्पत्तियों के संबंध में अपनी टिप्पणियों को स्वापकों, ये चंडाल का ही भाई होता था स्वापक, स्वपाक जाति, उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट नहीं किया था। उस उदाहरण में वो चांडालों के समान साथ मृतापा, ऐसी एक जाति होती थी, चांडाल, स्वपाक, मृतापा लोगों के बारे में बात करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि व्यावहारिक प्रशासक कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखा, चांडालों को सभी सामाजिक संपर्कों से कठोरता पूर्वक बहिष्कृत कर दिया था। मतलब जितने भी सामाजिक संपर्क होते थे उसने जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इनको जो चांडाल थे सबको सामाजिक संपर्कों से कठोरता से बाह्य कर दिया, बाहर कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। ने स्वापकों के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं किया था, स्वापकों को फिर भी थोड़ी ढील थी, किंतु मनु बहुत स्पष्ट और आग्रहपूर्ण है कि स्वापकों को चंडालों के साथ समूहबद्ध किया जाए। ये स्वापक भी चांडाल के साथ ही हैं और उन्हीं के साथ ही, उन्हीं की तरह इनको भी उन्हीं के साथ समूह में रखा जाएगा और पूरी तरह से उनके समान ही चंडालों के साथ ही स्वपाकों के साथ व्यवहार किया जाएगा। वो उनके लिए गांव के बाहर, देख दोनों ये, वो उनके लिए गांव के बाहर निवास गृहों बाहर बनाएंगे अपने रहने के साधन, वस्त्रों के लिए शवों के कफनों और भोजन के लिए टूटे पात्रों, आभूषणों के लिए लोहे और संपदा के रूप में कुत्तों एवं गधों का निर्धारण करते हैं। मनु महाराज जो है चांडालों के लिए, स्वपाकों के लिए क्या करते हैं कि उनको जो है कफन पहनने के लिए लेने हैं, जो उड़ा के आते थे शवों के ऊपर, कफन लेने हैं उनको, क्योंकि वो मरघटों में काम करते थे, जल्लाद का भी काम करते थे, आगे आएगा। और उनके लिए भोजन के लिए टूटे पात्र होने चाहिए और आभूषणों के लिए लोहे के आभूषण होने चाहिए। और संपदा, उनकी संपदा क्या है, धन संपत्ति उनकी जो है कुत्ते और गधे, ये जो उनकी संपत्ति है, कुत्ते पालें गधे पालें। कौन? स्वपाक और चांडाल। चांडाल कैसे पैदा हुआ? शूद्र पिता ब्राह्मणी माता, उसको कह दिया जाता था चांडाल, ठीक है। और इन चांडालों को, स्वपाकों को जल्लाद बनना पड़ता था, जिनके प्रवेश गांवों और नगरों में दिन के समय प्रतिबंधित थे। ये दिन के समय नहीं आएंगे गांव में। उन पर कुछ चिन्हों के साथ ठप्पे लगाए जाए, मोहर लगाई जाती थी, ठप्पे, कुछ चिन्ह होते थे विशेष जाति सूचक, ठप्पे लगाए जाते थे और उन्हें लावारिस शवों के मृतक संस्कार का प्रबंध करने का कार्य करना होता था। जो मतलब लावारिस लाशें होती थी उनका जो है अंतिम संस्कार उन्हें करना होता था। चांडालों और मृतापा लोगों पर इस प्रकार से दृष्टि डाला जाना पाणिनि के समय अर्थात 500 ईसा पूर्व, ईसा से 500 वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व तक प्राचीन हो सकता है। हमें पता चलता है कि चांडाल और मृतापा दोनों ही अन्य शूद्रों जैसे बढ़इयों, लोहारों, धोबियों और जुलाहों आदि के समान ही आर्यों के नगरों और गांवों की सीमाओं के अंदर ही निवास किया करते थे। यानी ये पाणिनि के समय में, ईसा से 500 वर्ष पूर्व, ये इतना नहीं था उनको कि गांव से, नगर से बाहर रहना है, गांव से बाहर रहना है। उस समय जो है ये 500 ईसा पूर्व चंडाल और मृतापा भी अन्य जो शूद्र जातियां हैं जैसे बढ़ई, लोहार, धोबी, जुलाय आदि के समान ही आर्यों के नगरों और गांवों की सीमाओं के अंदर ही निवास किया करते थे। एक और बढ़इयों, लोहारों, धोबियों, जुलाहों इत्यादि जैसे समूहों तथा दूसरी ओर चांडालों और मृतापा लोगों के बीच स्थिति के आधार पर सामाजिक भेदभाव वास्तव में अस्पृश्यता तथा अस्पृश्यता में निहित नहीं थे। उस समय जो है दूसरी ओर चांडालों मृतापा लोगों के बीच स्थिति के आधार पर सामाजिक भेदभाव वास्तव में अस्पृश्यता और स्पृश्यता में निहित नहीं थे, बल्कि मात्र इन लोगों के भोजन पात्रों के उपयोग में
किए गए भेदों में नहीं थे। उस समय ये जो वर्ग बताए शूद्रों के, बढ़ई, लोहार, धोबी, जुलाई आदि, इनके साथ ही वो रहते थे। कोई भेदभाव नहीं था ऊंच नीच का उस समय। लेकिन एक ही प्रतिबंध था कि कोई उनके भोजन के जो पात्र होते थे उनका उपयोग नहीं कर सकती थी अन्य जातियां। नेतार्थ द्वारा पतंजलि हमें आश्वस्त करते हैं कि जहां बढ़इयों, लोहारों, धोबियों और जुलाओं जैसे समूहों के द्वारा प्रयुक्त भोजन पात्रों का उपयोग एक विशिष्ट तरीके से सफाई करने के बाद अन्य समूहों के द्वारा किया जा सकता था, वैसे चंडालों और मृतापा लोगों के भोजन पात्रों का उपयोग इस प्रकार से अन्य लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बर्तनों को साफ करने के समस्त ज्ञात तरीकों में से कोई भी उन्हें शुद्ध कर पाने हेतु पर्याप्त नहीं माना जाता था। आप दोस्तों समझ रहे हो, ऐसा था कि शूद्र, बढ़ई, लोहार आदि जो बातें, जुलाए, धोबी आदि जो बताए उनके साथ रहते थे, उनके साथ इतना छुआछूत नहीं थी। लेकिन उस समय उनके बर्तनों का कोई उपयोग नहीं करता था और जबकि इनके बढ़ई, लोहार, धोबी, जुलाई आदि के बर्तनों को और लोग यूज कर सकते थे। लेकिन इनके क्यों नहीं करते थे कि इनको सफाई का, बर्तनों की सफाई का पता नहीं था किस तरह से जो है बर्तनों को, वैसे भी उनके बर्तन टूटे फूटे होते थे तो उनको क्या सफाई, कैसे सफाई, धो देते होंगे ऐसे। तो कोई उस समय ये विम और ये तमाम चीज़ें, साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह तो थे नहीं, तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते थे। अब वो उनके खपरे वपरे के होते थे, उनको क्या मांजेंगे। तो इस तरह से उनके बर्तनों को गंदा माना जाता था अन्य जातियों के द्वारा। और केवल ये एक प्रतिबंध था कि खाने पीने में उनके बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। किसका? शपाक, मृतापा, चांडाल, इनके। तकनीकी रूप से चांडाल एवं मृतापा लोग अपापात्र थे, यानी दूषित बर्तनों वाले, दूषित पात्रों वाले थे। इनको अपापात्र कहा गया। जैसा कि पहले एक अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है कि पतंजलि की टिप्पणी इस अर्थ को बल प्रदान करती है कि चांडालों और मृतापों के अलावा ऐसे और भी समूह थे जिन्हें आर्यों के गांवों और नगरों की सीमाओं के बाहर निवास करना पड़ता था। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चांडाल, शपाक और मृतापा कहे जाने वाले लोगों के वर्गों की सामाजिक स्थिति में पाणिन तथा मनु के समय के बीच धीरे धीरे किंतु सुनिश्चित गिरावट आ चुकी थी। उनके जो स्तर था उसमें फिर धीरे धीरे मनु के टाइम तक गिरावट आना शुरू हुआ पाणिन के समय से। पाणिन के काल में वे गांव की सीमा के अंदर वहीं निवास करते थे। अभी बताया 500 ईसा पूर्व पाणिन के समय में वहीं निवास करते थे, हैं, जहां अन्य क्रम वाले एवं जातियां निवास करती थी। मनु के काल में 1051/2 उन्हें न केवल गांव से बहिष्कृत कर दिया गया, ये मनु के समय में, मनुस्मृति लेखन के समय में उनको क्या किया गया, इन जातियों को जो इन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया और गांव से बहिष्कृत कर दिया गया, जाइए बाहर रहिए। और बल्कि ऐसे कार्य अनुलाभ सौंपे गए जो स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि उन्हें मानवता के घिनौने नमूनों के रूप में देखा जाता। जो कार्य घिनौने माने जाते थे, जितने जो है घिनौने कार्य थे, गंदे कार्य थे, सब उन्हें सौंपे गए कि आप गांव से बाहर रहिए और आपको ये काम करना है, जैसे उनके कफन, उनका अंतिम संस्कार करना है और उनके कफन पहनने और गधे कुत्ते पालने हैं आपको, यही आपकी संपत्ति है। दूसरे के उनके जो है बर्तन भी उसके होते थे, खपरे आदि मिट्टी के, और दूसरे उनके जो आभूषण होते थे उनकी स्त्रियों के, वो केवल लोहे के होते थे। तो इस तरह से उनके जो साथ तमाम चीज़ें हुई। आगे चलते हैं। पतंजलि के मृतापा जाति है दोस्तों। बौधायन के स्वापक, मनु एवं कौटिल्य के डोम लोगों की पहचान के संबंध में कुछ कहना आवश्यक है। डोम, मनु ने डोम और बौधायन ने स्वापक और पतंजलि ने मृतापा, इनके बारे में लिखा। अल्बरुनी ने लगभग 1020 ईस्वी में लिखते समय डोम एवं चांडाल दोनों को एक साथ दो समूहों के रूप में समूहबद्ध किया था। चांडाल और डोमों को अल्बरुनी ने 1020 ईस्वी में दोनों को अलग समूहों में समूहबद्ध किया था, जिनकी किसी जाति अथवा टोले के बीच गणना नहीं की जाती थी। कोई इनकी शुमार ही नहीं थी जाति आदि में, है। वे गंदे कामों जैसे गांव की सफाई और अन्य सेवाओं में व्यस्त रहते थे। गांवों की सफाई करते थे, अन्य कामों में व्यस्त रहते थे, अन्य सेवाओं में। और ये लिखा अल्बरुनी ने 1020 ईस्वी में, जब अल्बरुनी यहाँ आया था। उन्हें एक अकेली जाति माना जाता था और मात्र उनके
पहचाना जाता था। लगभग 1 शताब्दी बाद व्याकरणविद हेमचंद्र अपने देश नाम माला नामक अपने लेखन में बताते हैं कि दुम्बा यानी डोम अथवा दुम्बा, दुम्बा भी कहते थे डोम जाति से, स्वापकों के लिए एक देसी शब्द था। ये स्वापकों के लिए शब्द था, यानी स्वापक ही क्या थे, बाद में उनको डोम या डोम्बा कहा गया, दुम्बा कहा गया। अच्छा, स्वापकों के लिए देसी शब्द था। कृपा पूर्वक वो हमें यह अतिरिक्त सूचना प्रदान करते हैं हेमचंद्र कि चांडाल अपने हाथों में इसलिए एक छड़ी लेकर चला करते थे ताकि लोगों को अपने स्पर्श से बचने की चेतावनी दे सकें। ये कहते हैं कि अभी पेशवा ने किया था, मटके बांध दिए थे और झाड़ू, जब पेशवा का शासन था, पेशवाओं का, तो ये नहीं है, ये शुरुआत वहीं से हुई है, प्रारंभ से ही। देखिए उस समय भी उनको क्या है, छड़ी लेके चलना पड़ता था, खट 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 करते हुए, दूर से ही मालूम पड़ जाता था कि कोई चंडाल आ रहा है। छड़ी लेकर चला करते थे ताकि लोगों को अपने स्पर्श से बचने की चेतावनी देता जाता था, आवाज़ कि दूर हटो दूर हटो दूर हटो, चांडाल आ रहा है। इस तरह से छड़ी रखता, खटखट करता हुआ चलता था। इस छड़ी को एक विशिष्ट देसी नाम झज्जरी कहते थे। क्या? झज्जरी कहते थे उस छड़ी को। तो दोस्तों इस तरह से आगे देखते हैं। अलबरूनी क्या कहता है आगे कि 5वें वर्ग अंत्यजाओं के बाद, अछूतों के बाद लोगों के 6वें वर्ग के बीच 4 नामबद्ध समूह थे। एक 6वां भी वर्ग था जिनमें से डोम्ब 2 यानी डोम्ब और चांडाल 2 ऐसे समूह हैं। ये अलबरूनी ने लिखा, जिनके बारे में हमें पतंजलि, हेमचंद्र तथा कल्लन से काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। वे गांवों की सफाई तथा अन्य सेवाओं जैसे कार्यों में लगे हुए थे। उन्हें एक अकेला वर्ग तथा उनके पेशे के द्वारा पहचाने जाने वाला माना जाता था। डोम का दूसरा पेशा था, डोम जाति का, आज भी है डोम दोस्तों, आगे आएगा। डोम का दूसरा पेशा था तंबूरा और सारंगी बजाना और गायन करना। ये डोम जाति का काम था। सारंगी बजाते थे, तंबूरा बजाते थे और गायन करते थे। एक समूह के रूप में चांडालों को बंगाल से जाना जाता रहा है। बंगाल में चांडालों की संख्या बहुत है। 1901 की जनगणना, जिसमें जाति के नाम एवं जातीय प्रधानता की समीक्षा की गई थी और सूक्ष्मता पूर्वक दर्ज किया गया था, बंगाल के चांडालों, जिन्हें अन्यथा नाम शूद्रों के रूप में जाना जाता था, आज भी नाम शूद्र हैं, नाम शूद्र कहलाते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या है बंगाल में, की संख्या 20 लाख से अधिक थी। कब? 1901 में, जो पूर्वी बंगाल की सबसे बड़ी जाति थे सामाजिक पैमाने पर। अब ये कौन थे? ये चांडाल ही। चांडालों को ही बाद में ये नाम शूद्र नाम दिया गया है। तो ये 20 लाख से अधिक थी इनकी जनसंख्या 1901 में बंगाल में। पूर्वी बंगाल की सबसे बड़ी जाति थी। सामाजिक पैमाने पर इनकी स्थिति नीची थी, जिसे एक स्वच्छ अछूत समूह समझा जाता था। इसके बीच 8 मुख्य कार्यकारी विभाजन थे, जो परस्पर एक दूसरे के बीच, परस्पर भी नहीं खाते, 8 जातियां थी इनकी, आपस में खाते पीते थे और नहीं विवाह करते थे। कृषक वर्ग सर्वश्रेष्ठ था, जिसके बाद मल्लाह वर्ग का क्रम था। जाति अथवा उसके बजाय समूह की सेवा समुदाय के नाइयों के द्वारा नहीं, बल्कि उनके अपने ऐसे सजातीय लोगों के द्वारा की जाती थी जो उसी कार्य में लगे थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके जो है बाल आदि काटने का काम नाई नहीं करते थे, उनके अपने ही नाई हुआ करते थे जो वो काम करते थे। किनके? ये चांडाल नाम शूद्र जो बंगाल के। अच्छा, इन्हें सेवा प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को पतित ब्राह्मण समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनको अगर जो है ब्राह्मण जो सेवा देगा, यानी इनका ब्याह वगैरह पड़ेगा, कोई भी संस्कार करेगा, कोई भी किसी तरह का मुहूर्त निकाल के देगा, यानी इनकी यजमानी करेगा, जो ब्राह्मण जो है इनको यजमान बनाएगा, तो वो क्या है, उसको जो है पतित ब्राह्मण समूह में दर्ज किया गया था। दोस्तों ये देखिए जातिगत विषमताएं हाथ से नहीं है, प्राचीन काल से ही है। 1921 की जनगणना के बाद से समूह को नाम शूद्र के रूप में दर्ज किया गया है। चांडालों को कब? 1921 की जनगणना के बाद इनको क्या रख लिया गया? इनका नाम नाम शूद्र, नाम शूद्र के रूप में दर्ज किया गया है। और 1931 की जनगणना में उनकी संख्या 21 लाख थी। देखिए कितना बड़ा ग्रुप है। 1951 की जनगणना में एक अस्वच्छ अछूत समूह अर्थात डोम मिलते हैं। डोम जो है
ये 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें ये अस्पृश्य जाति डोम मिलती हैं, जिन्हें चांडाल भी कहा जाता है। ये सब भाई भाई हैं, एक ही चीज़ है। फिर भी भारत सरकार के आदेश के अनुसार नाम शूद्र अनुसूचित जातियों में है। नाम शूद्र जो है अनुसूचित जातियों में से। पश्चिम बंगाल में 1951 में यह नाम शूद्रों की सदस्य संख्या 320 लाख थी, 3.20 लाख थी। आज ये अधिकांशतः खेती और नौका चालन में लगे हुए हैं, खेती करते हैं और नौका चालन आदि करते हैं। उनमें से कुछ बढ़ई व्यापारी एवं दुकानदार भी हैं। कौन? नाम शूद्र बंगाल के। एक बड़ी संख्या तथाकथित विद्वतापूर्ण पेशों को भी अपना रही है। इसके बावजूद एक जाति के रूप में उनकी सामाजिक स्थिति बहुत नीची है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सर्विसों में भी जा रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, व्यापार भी करने लगे हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो जातिगत आधार पर आज भी नीची है। पंजाब में देखिए, पंजाब में शिमला के पर्वतों में चानल जाति चांडालों के नाम के साथ समता रखती प्रतीत होती है। चानाल जाति है पंजाब, शिमला आदि जगह, तो उनको क्या कहा जाता है? चानल। लेकिन ये कहते हैं चांडालों के समान ही समानता रखती है, किंतु इसका संबंध मृत पशुओं की खाल उतारने और चमड़े के काम करने से था। चानल जाति क्या करेगी? मृत पशुओं की खाल उतारना और चमड़े के काम करने से था। किसी भी अन्य समूह तथा जाति को चांडाल के नाम से नहीं जाना गया, लेकिन इनको चांडाल नहीं कहा गया। डोम लोगों, पंजाब में जिनके पेशों में गाना, डोम पंजाब में क्या करते हैं? जिनके पेशों में गाना, नृत्य करना और वाद्य यंत्रों को बजाना भी एक रहा है डोम जाति का। गांव के मेहतरों तथा बेंत कारीगरों के रूप में काम करते रहे हैं। ये डोम जाति के लोग ये तो बजाते रहे, गाना बजाना, नृत्य करना, लेकिन इसके साथ साथ ही ये मेहतरों के काम और बेंत कारीगरों के रूप में काम करते रहे हैं। परंतु कुमायूं और गढ़वाल के हिमालयी जिलों में डोम लोग कृषि और हस्तशिल्पों के सहारे जीवन यापन करते हैं। बंगाल में वो एक ऐसी अप्रवास जाति का गठन करता है जिसे वहाँ सर्वाधिक गंदे कार्यों के लिए, विशिष्ट प्रयोजन के लिए लाया गया था। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वह 2 वर्गों में विभाजित है। कौन? डोम लोग। पहला स्थापित वर्ग जो मामूली रूप से मेला सफाई के साथ काम करता है, जिसे विशेषतः कलात्मक, सेंधमार और चोर कहा जाता है। इनको आंध्र प्रदेश के दक्षिण में यही डोम मोटे वस्त्रों के बुनकर हैं और दक्षिण में कर्तव्यबाज, नर्तक और सामान्यतः दुष्चरित्र लोग हैं। वैश्य के अनुसार डोमों के पर्वतीय समुदाय 4 समूहों जैसे खेतिहर, श्रमिक, बुनकर और धातुकर्मियों, बेंत कारीगरों एवं छोटे शिल्पकारों, ओझाओं, कुलियों और चमड़ा श्रमिकों एवं अंत में संगीतकारों, भिक्षुओं और दर्जियों में विभाजित हैं। यही डोम लोग काम के आधार पर। पंजाब में एक अन्य समूह भी है जिसका नाम दुम थोड़ा अलग है और अन्यथा रूप से इसे मिरासी के नाम से जाना जाता है, जो पेशागत रूप से भाट यानी गवैये और बंसावली विशेषज्ञ हैं। भाट लोगों का कार्य बंसावली का रखना और गायन आदि करना, तो ये मिरासी के नाम से जाने जाते हैं ये पंजाब में। और कौन? दुम लोग। दुम जो है वो भाट गवैये हैं, बंसावली विशेषज्ञ हैं। कुछ जाट परिवारों के द्वारा उन्हें इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है। अब दोस्तों ये थोड़ा विकसित रूप आ रहा है, क्योंकि अब जो टाइम बहुत हुआ उस चीज़ को, तो जितनी जो है उन पर प्रतिबंध थे अब समय के अनुसार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वो अन्य पेशे भी करने लगे हैं और समाज में उनका जो है स्तर थोड़ा बढ़ा है। समस्त संगीत प्रस्तुतियाँ उनके पास हैं और उनकी महिलाओं के समक्ष नृत्य प्रदर्शन करती हैं। उनमें से लगभग सभी लोग मुसलमान हो चुके हैं वो धर्म परिवर्तन करके। बंगाल में एक वर्ग था जो मछली के शिकार द्वारा जीवन निर्वाह करता था। आंध्र प्रदेश में उन्हें डोम्बार अथवा डोमरा नाम के अंतर्गत बहुत कम संख्या में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में डोमरा या डोम्बार, जो कि ऐसी ही योग्यताओं के लिए महाराष्ट्र की एक जाति का भी नाम है। 1901 में समस्त नामों के अधीन डोमों की कुल संख्या 8.5 लाख से अधिक थी डोमों की, जिनमें से सर्वाधिक बड़ी संख्या अकेले बंगाल और उत्तर प्रदेश में मौजूद थी। बंगाल में उनकी संख्या 3.5 लाख थी और उत्तर प्रदेश में
2.40 लाख के आसपास थे। दोनों ही क्षेत्रों में इन्हें जातियों के बीच लगभग सबसे नीची जाति के रूप में अस्वच्छ अछूतों के बीच समूहबद्ध किया गया था। डोम दोस्तों समझ रहे होंगे आप, मैं इस तरह से बताता भी रहा हूँ आपको साथ साथ। यह बात है कि आमतौर पर इन्हें बंगाल में सर्वाधिक नीचे समूह के रूप में देखा जाता है। बंगाल में सर्वाधिक नीचे समूह में किनको? डोमों को। इस तथ्य से यह सिद्ध हो जाता है कि सर्वाधिक तिरस्कृत जाति का पुराना नाम चांडाल के रूप में देखा जाता है। इन सब का जो आज दिख रहे हैं परिवर्तित नाम, ये पहले सब चंडाल ही थे। चांडाल के रूप में देखा जाता है। इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि सर्वाधिक तिरस्कृत जाति का पुराना नाम चांडाल बाद में उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके बावजूद हिंदू जाति के पदानुक्रम में इस जाति की स्थिति किसी उपाय से इतनी सुनिश्चित नहीं है। बैस जो एक सतर्क मानव जात विज्ञानी थे, उनके संबंध में मात्र निम्नलिखित योग्य टिप्पणी कर सके थे। तब यहाँ एक जाति पाई जाती है जो यदि सामाजिक पैमाने के तल में नहीं भी है तो कम से कम इससे दूर भी नहीं है। डोम सभी प्रकार के अस्वच्छ भोजन खाते थे। वो तो इस सबकी स्थिति यही थी। तो ये सब आप देख रहे हैं चांडाल से ही अब परिवर्तित नाम है। डोम सभी प्रकार के अस्वच्छ भोजन खाते थे। उनकी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। नहीं कोई आम नाई और नहीं आम धोबी उनके लिए कार्य करता था, और आज भी ऐसा चलता है कहीं कहीं। 1951 में पश्चिम बंगाल में उनकी संख्या 1.10 लाख थी, यानी 1,10,000 थी। डोम उन जातियों में से मात्र एक थी जो परंपरागत रूप से मैला साफ करने से संबंधित थी। डोम जाति। अन्य जातियां भी पंजाब में चूड़ा, राजस्थान तथा बंबई में मेहतर, भंगी, बंगाल में भुइनमाली एवं हरी, उड़ीसा में हद्दी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश में आंशिक तौर पर माला और तमिलनाडु में आंशिक तौर पर पराइन मैला सफाई का कार्य किया करते थे, और आज भी करते हैं दोस्तों। डोमों के बारे में है, ये चंडाल ही थे सभी जातियां, ये स्पष्ट हो रहा है। इनका काम मैला साफ करने से संबंधित था। और पंजाब में जैसे जिन्हें चूड़ा कहा जाता है, राजस्थान और बंबई में भंगी और मेहतर कहा जाता है, बंगाल में भुइनमाली और हरी कहा जाता है, उड़ीसा में जिन्हें हद्दी कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में जिन्हें माला कहा जाता है, तमिलनाडु में जिन्हें पराइन, ये सब मैला सफाई का कार्य किया करते थे। जहां माला मुख्यतः चमड़ा श्रमिक थे, आज भी है, वहीं पराइन खेतिहर श्रमिक थे। मालाओं एवं परायनों को छोड़ दिया जाए तो मैला सफाई में संलिप्त जातियों की सही सटीक संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, और किसी के ध्यान को सफाई करने में पूरी तरह से संलिप्त जातियों तक ही सीमित करने पर पता लगता है कि 1901 में डोम सहित बाद वाली जातियों की कुल संख्या 36 लाख से भी अधिक हो चुकी थी। 1901 में परायनों और मालाओं को पुनः छोड़ते हुए इकलौती सबसे बड़ी जात पंजाब के चूड़ा की थी, जिनकी संख्या 13 लाख से अधिक थी। मराठी महार, तेलुगु माला और तमिल परायन यद्यपि अपनी ग्रामीण दास की स्थिति के कारण खेतिहर श्रमिकों के रूप में समूहबद्ध किए गए। इनको खेतिहर मजदूरों के रूप में समूहबद्ध किया गया है। किनको? महाराष्ट्र के महार, तेलुगु के माला और तमिल के परायन, ये खेतिहर मजदूरों के रूप में, श्रमिकों के रूप में समूहबद्ध किए गए। तथापि वे बिना स्पर्श के प्रदूषण फैलाते थे। बिना स्पर्श के भी प्रदूषण फैलाते थे, ऐसी मान्यता थी। उनसे दूर दूर रहना होता था, जो या तो एक विशिष्ट दूरी से अथवा परछाई से फैल सकता था। यानी ऐसा बना रखा था, परछाई भी अगर पड़ जाए तो ब्राह्मण देव गंदे अपवित्र, नहाना धोना होता था वस्त्रों से, और परछाई से और बहुत दूरी से। तो इसलिए उनके लिए एक अनुमानतः एक दूरी बना दी गई थी कि कम से कम इन लोगों को, जो ये हैं सब माला हैं, परायन हैं, महार हैं, इन लोगों के लिए ये सब चंडाल नहीं हैं। ये सब इसी तरह की जातियां जो आज नाम बदल करके हैं उसी स्थिति में, अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ स्तर बढ़ रहा है।
तो दोस्तों ये बताते हैं कि इनसे विशिष्ट दूरी रखनी होती थी, अन्य छाया से भी अपवित्र हो जाता था आदमी, और उन्हें अशुद्ध अछूतों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अशुद्ध अछूत यानी अछूतों के बीच अति स्पर्श माना गया था। 1901 में उनकी संख्या क्रमशः 25,60,000, 18,60,000 और 22,60,000 थी। इन तीनों जातियों में नगाड़े बजाना और पाइप बैंड बजाना उनके अतिरिक्त पेशों में शामिल था। ये भी काम करते थे। खेतर मजदूर के अलावा नगाड़े आदि बजाना और पाइप बैंड बजाना उनके अतिरिक्त पेशों में शामिल था, जिससे ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। किसी गांव के किसी भी सीमा संबंधी विवाद का समाधान अपने अपने क्षेत्रों में इन जातियों की सहायता के बिना नहीं संपन्न हो पाता था। ये एक इनको विशेष जो अधिकार था, क्या कि कोई किसी गांव का अगर कोई सीमा संबंधी विवाद है और अपने अपने क्षेत्र में, तो क्या है कि इन जातियों की सहायता लेनी होती थी। ये लोग तय करते थे कहाँ से कहाँ तक किस गांव की सीमा है। प्राय गांव के मरे हुए पशु के शव का निस्तारण करना भी इनका कर्तव्य होता था। इन जातियों का क्या कर्तव्य था? मरे हुए शवों का निस्तारण करना। अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में अनुसूचित जाति के में चनाल अथवा चांडाल मद्रास, उड़ीसा, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में प्रकट होते हैं। आज भी चनाल, चांडाल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा राज्यों में प्रकट होते हैं। असम तथा पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र इनमें शामिल हैं। असम में क्या कहलाते हैं? पश्चिम बंगाल में ये नाम शूद्र कहलाते हैं। बिहार, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में डोम प्रकट होते हैं। इनमें जो है इनको डोम कहा जाता है। बिहार में, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। चांडाल एवं डोम दो समूह जो निसंदेह रूप से उत्पत्ति में जातीय रहे प्रतीत होते हैं। एक ही जाति के हैं ये सभी लोग का अत्यंत व्यापक, हालांकि असतत वर्णन विवर्तन इस सिद्धांत के पक्ष में धारणा उत्पन्न करता है कि कुछ अछूत समूहों की उत्पत्ति अवश्य ही अप्रवासी आर्यों के द्वारा स्वदेशियों पर हासिल की गई विजित में ने। जब आर्यों ने विजय की यहाँ के मूल निवासियों पर, आदिवासियों पर, तो उनको जो है इस तरह से वर्ण संकर बना करके अंतरजातीय करते थे, जो है संपर्क, जो है लोग समागम करते थे। तो ये चंडाल आपने देखा, शूद्र पिता ब्राह्मणी माता से, उस जाति को चंडाल। और ये चंडाल की फिर नाम जो है अनेक अनेक प्रांतों में अनेक तरह के नाम हैं दोस्तों, और इनकी संख्या आदि मैंने सब बताई। काफ़ी रोचक जानकारी थी और इनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से लेकर और आज तक देखिए इन जातियों का स्तर कितना सुधरा है और कहाँ पर है। आज भी उन्हीं के साथ, इन लोगों के साथ वैसा ही भाव है, छुआछूत का, भेदभाव का कोई ज़्यादा मतलब इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने अधिकाधिक मित्रों में शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी ये ज्ञात हो सके कि हमारे शूद्र वर्ण के ही एक अछूत वर्ग को जो है किस तरह से जो है रखा गया है नीति निर्धारणों द्वारा, नीति नियंताओं द्वारा, और दोस्तों किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता था, और उन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर आज भी उनकी क्या स्थिति है आप देखते होंगे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गाँवों और शहरों में। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।